हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के ऑनलाइन क्लास में। स्टूडेंट्स, पहले एक बात बता दें क्लास शुरू करने से पहले कि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, यानी कि इस टॉपिक को पूरा का पूरा नहीं सुनेंगे, तो ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये क्लास है। सो बेटर बी सीरियस। आज का टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपक्षय यानी कि वेदरिंग। व्हाट इज वेदरिंग? अपक्षय क्या है या किसे कहते हैं? अपक्षय को अगर सिंपल भाषा में बोले, इसका मतलब है चट्टानों का छोटे से छोटे कणों में बदलना, यानी बड़े बड़े चट्टान किस तरह से छोटे छोटे कणों में बदलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं अपक्षय यानी वेदरिंग। हिंट्स के अनुसार अपक्षय से तात्पर्य यांत्रिक विघटन तथा रासायनिक विघटन से है, जो चट्टानों के सामंजस्य को नष्ट कर देता है। वहीं डॉक्टर सविंदर सिंह के अनुसार अपक्षय ताप, वायु, जल तथा प्राणियों का कार्य है, जिसके द्वारा यांत्रिक तथा रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानों में टूट फूट होती रहती है। अब ये अपक्षय के कितने प्रकार हैं? अपक्षय के कुल 3 प्रकार हैं। एक भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, इंग्लिश में फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग। दूसरा रासायनिक अपक्षय, इंग्लिश में केमिकल वेदरिंग। थर्ड जैविक अपक्षय, इंग्लिश में बायोलॉजिकल वेदरिंग। सब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। पहला है फिजिकल वेदरिंग यानी कि यांत्रिक अपक्षय किसे कहते हैं? यांत्रिक अपक्षय में चट्टानों का विघटन अथवा विखंडन होता है। इससे मजबूत शिलाखंड भी निरंतर यांत्रिक या भौतिक अपक्षय के प्रभाव से टुकड़ों में एवं बालू में बदलते जाते हैं। यांत्रिक अपक्षय का सर्वाधिक प्रभाव शुष्क यानी कि एरिड रीजन जो है, जहां पे नमी बहुत कम है, ऐसे अंचलों में तथा ठंडी जलवायु जैसे ध्रुवीय जलवायु वाले प्रदेशों में होता है। यानी कि यांत्रिक अपक्षय ऐसी जगह पर होता है जहां पे तापमान बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, यानी शुष्कता बहुत ज्यादा है, यानी कि जल का अभाव होता है वहां। अब भौतिक अपक्षय के कारक यानी कि यांत्रिक या भौतिक अपक्षय जो होती है, ये तो समझ गए कि इसके कारण में तापमान बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, लेकिन इसके कारक बहुत सारे हैं। पानी भी एक कारक है। तो अब देखते हैं इसके कारक क्या क्या है। भौतिक अपक्षय के कारक नंबर 1, ताप परिवर्तन क्रिया से विघटन, यानी कि ताप परिवर्तन क्रिया यानी कि ताप के ज्यादा और कम होने से भी ये अपवर्तन हो सकता है, ये अपक्षय हो सकता है। जिन क्षेत्रों में चट्टानों की संरचना अनेक प्रकार के खनिजों वाली होती है, वहां दिन में ऊंचे तापमान के कारण ऐसी चट्टानें तेजी से फैलने लगती है एवं रात में तापमान घटने से पुनः तेजी से सिकुड़ने लगती है। इस प्रकार बार बार संकुचन और फैलाव से चट्टानें अपने जोड़ों के सहारे टूटने लगती है और चूर्ण में बदल जाती है। ये हुआ पहला, किसके कारण? ताप परिवर्तन के कारण। दूसरा, पाले की दशा का प्रभाव। पाला यानी कि जो जब बरसात का जल या किसी प्रकार का जल बर्फ में बदल जाए तो उसे पाला कहते हैं। तो पाले की दशा का प्रभाव शीतोष्ण प्रदेशों में, शीतोष्ण यानी कि ऐसे अंचल जो ट्रॉपिक्स यानी कि आपका 23.5 डिग्री के बाद का इलाका है, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच के इलाका को हम लोग शीतोष्ण अंचल कहते हैं, जहां ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है न बहुत ज्यादा ठंडी। शीतोष्ण प्रदेशों में सर्दियों में रात्रि का तापमान हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे पहुंच जाता है। वहां पर विभिन्न प्रकार से भौतिक अपक्षय होता है। ऐसे स्थानों पर दिन में पानी संधियों या चट्टानों के दरारों में प्रवेश कर जाता है। रात्रि में यही पानी बर्फ में बदल जाता है। बर्फ में बदलते समय अधिक स्थान के लिए चट्टानों पर भारी दबाव पड़ता है, क्योंकि पानी जब बर्फ में बदलता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जितने जगह में उतना पानी था, बर्फ के लिए उससे कहीं ज्यादा जगह चाहिए, जिसके लिए वो चट्टान को फाड़ देता है, यानी कि वो उसके जो दरार है वो दरार को और बढ़ा देता है। इससे चट्टान की दरारें चौड़ी होती जाती हैं तथा चट्टानें टुकड़ों या कणों में बदल जाती हैं।
बड़ा चट्टान छोटे चट्टान में, छोटे चट्टान चूरों में बदलता रहता है। तीसरा है वर्षा। गर्मी के दिनों में सूर्य के अत्यधिक ताप से चट्टानें फैल जाती हैं, परंतु अचानक वर्षा होने से चट्टानें ठंडी होकर संकुचित हो जाती हैं। इस क्रिया के बार बार होने से चट्टानें कमजोर हो जाती हैं तथा कणों में या टुकड़ों में विखंडित हो जाती हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में, फिर उसी जगह पे आगे हम लोग शुष्क अंचलों में, मरुस्थलीय प्रदेश में इस तरह के अपक्षय की अधिकता है। यूएसए के टेक्सास राज्य में इस प्रकार के अपक्षय देखी जाती है, जहां पूरे समय तक भयंकर गर्मी पड़ती है, चट्टानें बहुत गर्म रहती हैं, फूली हुई रहती हैं, लेकिन अचानक छोटी सी अगर बौछार आ जाती है तो चट्टानें संकुचित हो जाती हैं। इस तरह बार बार फैलने और संकुचित होने से चट्टानें टूट जाती हैं। चौथा है दबाव यानी कि प्रेशर। निचली चट्टानों का निर्माण ऊपरी चट्टानों के दबाव के कारण होता है, किंतु जब ऊपरी चट्टानों का अपघटन होकर दबाव कम हो जाता है तो निचली चट्टानों में चटकने यानी कि दरारें पड़ जाती हैं, जिससे चट्टानों का विघटन होता है। पांचवा है भूस्खलन। भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड। वर्षा काल में पर्वतीय ढालों में जल के प्रवेश करने से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पर्वतीय ढाल का एक हिस्सा नीचे की ओर खिसक जाता है, इसे भूस्खलन कहते हैं। नीचे खिसकते समय यह चट्टानों को रगड़कर कणों या टुकड़ों में बदल देता है, तो भूस्खलन भी एक कारण है। तो भौतिक यानी यांत्रिक अपक्षय के कितने कारक हुए? एक हुआ ताप परिवर्तन, दूसरा पाला, तीसरा वर्षा, चौथा दबाव और पांचवा है भूस्खलन। अब आते हैं रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय किसे कहते हैं यानी केमिकल वेदरिंग किसे कहते हैं? रासायनिक अपक्षय में चट्टानों में उपस्थित खनिज जल तथा गैसों के मिश्रण से अपघटित होने लगता है। रासायनिक अपक्षय उष्ण एवं आर्द्र या तर प्रदेशों में अधिक दिखाई जाता है, यानी कि जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, जल ज्यादा हो, जहां जल की अधिकता हो। अब रासायनिक अपक्षय के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं? पहला ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। वर्षा के जल के साथ वायुमंडलीय ऑक्सीजन, वर्षा के जल के साथ वायुमंडलीय ऑक्सीजन जब लौह युक्त चट्टानों पर पड़ता है तो चट्टानों में उपस्थित लौह ऑक्साइड यानी कि जंग में बदल जाता है, यानी चट्टानों में जंग पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि चट्टानों में लोहा होता है। इससे चट्टानों में अपघटन के कारण चट्टानों का अपक्षय होता है तथा चट्टानें टुकड़ों या कणों में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा पॉइंट कार्बनीकरण यानी कार्बोनेशन। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में मिलकर यानी वर्षा के जल में मिलकर या बहते हुए जल में मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है, अर्थात अनेक प्रकार के कार्बोनेट बनते हैं। इसे कार्बनीकरण कहते हैं। चूना, चौक, डोलोमाइट एवं अन्य अधिक कैल्शियम युक्त चट्टानें पानी व कार्बन डाइऑक्साइड की सम्मिलित क्रिया से तेजी से प्रभावित होती है। इससे चूने का कार्बन तत्व बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। चूना युक्त एवं अधिक कार्बन वाला जल हल्के तेजाब जैसा असर कर चट्टानों को निरंतर घोलता जाता है। कार्बनीकरण की क्रिया आर्द्र जलवायु प्रदेशों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्बोनेशन होने के लिए जल की जरूरत बहुत ज्यादा है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है हाइड्रेशन यानी कि जल योजन। चट्टानों के खनिजों में जल के अवशोषण को ही जलयोजन या हाइड्रेशन कहते हैं। चट्टानें जलयोजन के पश्चात फूल जाती हैं, फैल जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं तथा तेजी से अपघटित होती हैं। बॉक्साइट, फेल्सपर जैसी चट्टानें तेजी से जलयोजन करती हैं। उदाहरण के तौर पर फेल्सपर खनिज जलयोजन के पश्चात केओलिन मिट्टी में बदल जाता है, जो बहुत ही मुलायम होती है। चौथा रासायनिक अपक्षय का चौथा जो प्रकार है वो है विलयन या घोल यानी सोल्यूशन। वर्षा एवं झीलों का पानी कई प्रकार से खारों, लवणों, कैल्शियम एवं अनेक खनिजों को अपने में घोलता रहता है। इसी कारण अलग अलग क्षेत्रों में जल का स्वाद अलग अलग होता है। भारी या हल्का पानी, कड़वा या मीठा पानी घोलन के कारण ही बनते हैं। तो जब भी वर्षा का पानी हो या कहीं कहीं पानी हो, ये किसी अंचल में जाता है और वहां पे घुलने लायक
कुछ खनिज पदार्थ मिल जाए या ऐसी चट्टानें मिल जाती हैं तो जल उनको अपने में घुल लेता है और वहां से बह जाता है। तो इस तरह से घुलन के द्वारा भी चट्टानों का अपक्षय होता है। लास्ट जो पॉइंट है वो है डिसिलिकेशन। चट्टानों में सिलिका का अलग होना ही डिसिलिकेशन है। डिसिलिकेशन मतलब सिलिका का हटना। तो चट्टानों से सिलिका के हटने को ही डिसिलिकेशन कहा जाता है। आर्द्र प्रदेशों की आग्नेय चट्टानों पर पानी की क्रिया के प्रभाव से उनसे सिलिका एवं अन्य तत्व तेजी से अलग होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को डिसिलिकेशन कहते हैं। अब तीसरा जो अपक्षय का प्रकार बचता है वो है जैविक अपक्षय यानी कि बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब ऐसे इस तरह के एक्टिविटीज यानी कि चट्टानों का इस तरह से अपक्षय होना जिसमें जीवित उपादानों का महत्व हो, यानी जीवित उपादान उसमें काम करते। जीवित उपादान में क्या क्या आते हैं? पहला वनस्पति यानी पेड़ पौधे, दूसरे जीव जंतु और तीसरे हम यानी कि मनुष्य मानव। अब वनस्पति किस तरह से अपक्षय करते हैं? आपने देखा होगा कई बार कुछ पौधे या पीपल के पेड़ जो दीवारों पे उगते हैं या चट्टानों में उगते हैं, चट्टानों को दरार में वो अपने जड़ें डाल देते हैं, पतली पतली जड़ें। लेकिन कुछ समय बाद, लंबे समय बाद अगर देखा जाए तो उनकी जड़ें मोटी हो जाती हैं, उस दीवार को वो फाड़ डालती हैं या उस चट्टान को वो जो दरार छोटा सा था उसको मोटा कर देती क्योंकि उनकी जड़ें मोटी हो गई है। तो इस तरह से पेड़ की जड़ें चट्टानों को तोड़ती हैं। इसी प्रकार जमीन के अंदर भी होता है। जमीन के अंदर वो पतली पतली जड़ें चट्टानों के दरार में घुस जाती हैं और समय के साथ साथ वो जड़ें मोटी हो जाती हैं और चट्टान टूट जाता है। दूसरा जीव जंतु। जीव जंतु जैसे ऐसे जीव होते हैं बहुत सारे जो बिल बनाते हैं या गड्ढा बनाते हैं, जैसे खरगोश हुआ, फॉक्स हुआ, उसके बाद केचुए। इस तरह से कुछ जीव हैं जो घर बनाते हैं। चूहा, ऐसे कुछ जीव हैं जो मिट्टी के नीचे घर बनाते हैं। मिट्टी के नीचे जब वो खोदते हैं, खोदते समय वो चट्टानों का अपक्षय करते हैं। तीसरा है मानव यानी हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस अपक्षय में। क्यों? क्योंकि हम अपने मशीनों, अपने जरूरतों, अपने हिसाब से पूरी धरती, पूरे जमीन का, पूरे चट्टानों का, पहाड़ों का, सबका अपक्षय करते हैं। चाहे वो रास्ता बनाने के लिए पहाड़ को काटना हो, चाहे वो अपनी इंडस्ट्रीज के लिए खुदाई करनी हो, खनन करना हो खनिजों को निकालने के लिए, किसी भी प्रकार से, चाहे वो मार्बल निकालना हो, तो किसी भी प्रकार से हम चट्टानों को काटते फूटते हैं अपने फायदे के लिए। तो ये मानव के द्वारा अपक्षय हुआ। अब आते हैं कि आज का जो लास्ट हेडिंग है वो है अपक्षय के प्रभाव। अपक्षय के प्रभाव में टोटल 5 प्रभाव पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम 5 पॉइंट लिखने होते हैं। पहला, अपक्षय से मृदा निर्माण होती है, क्योंकि अगर अपक्षय नहीं होगा तो चट्टानों के कण नहीं बनेंगे, बालूकण नहीं बनेंगे। बालूकण नहीं बनेंगे तो मिट्टी के लिए जो बेसिक उपादान है, जो आधार है, वो आधार नहीं मिलेगा। दूसरा, अपक्षय से अपर्दन की गति मिलती है, यानी कि जैसे ही अपक्षय होता है, अपक्षय मतलब चट्टानों का टूटना, और अपर्दन टूटकर उनका बहना। तो जब तक अपक्षय नहीं होगा तब तक अपर्दन होना पॉसिबल नहीं होता है। तो अपक्षय बहुत ज्यादा मदद करता है अपर्दन को। तीसरा, अपक्षय के कारण अपर्दन द्वारा धरातल समतल हो जाती है। अब अपक्षय जब होता है तब अपर्दन बहुत अच्छा होता है। जब अपर्दन बहुत अच्छा होता है तो धरातल जहां पे ऊंची होती है वहां पे कट जाती है और जहां पे नीचे होती है वहां पे बढ़ जाती है। तो ये काम समतल भूमि बनाने का काम करती है अपक्षय। अपक्षय के कारण भूमि में चट्टानों के टूट फूट से खनिजों की मात्रा में वृद्धि होती है। अब हमें पता है कि चट्टानें खनिज से बनी होती है, यानी कि खनिजों के एकमुष्ट रूप को चट्टान कहा जाता है। तो जब चट्टानें टूटेंगी तो क्या निकलेंगे? खनिजे। तो चट्टानों के टूटने से धरती पर, ये धरती के ऊपर खनिजों की बहुलता होती है। 5वां लास्ट पॉइंट आज का, अपक्षय से विभिन्न प्रकार की भू-आकृतियों के निर्माण में सहयोग मिलता है। अपक्षय के कारण कई तरह की भू-आकृतियां बनती हैं, जैसे गोल चट्टानें, यानी कि आप देखा होगा कि पहाड़ी अंचलों में या मरुस्थलीय अंचलों में जहां पे चट्टानें हैं लेकिन चट्टाने का ऊपर का छिलका जो बार बार टूट रहा है, इसको कहते हैं एक्सफोलिएशन। प्याज की तरह चट्टानों के परतें निकल रही हैं, वो भी यांत्रिक अपक्षय की वजह से। आप देख रहे होंगे कास्ट टोपोग्राफी में गुफाएं,
कास्ट अंचल में, जहां पे चूना प्रधान अंचल है, वहां पे अंडरग्राउंड गुफा बनती है। वो किसके वजह से? कार्बोनेशन की वजह से, कार्बनीकरण की वजह से। तो अक्षय से कई तरह के भूमि रूप देखने को मिल सकते हैं। ब्लाइंड वैली जो चूना प्रधान इलाकों में दिखते हैं, जहां पानी गिरने से पानी गायब हो जाता है, वो भी कार्बनीकरण की वजह से। पत्थरों में जंग पड़ना, यानी कि पत्थरों में लाल लाल हमें जंग मिलता है, किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन की वजह से। चट्टानों में जो लोहा होता है वो जंग में परिवर्तित हो जाता है, यानी ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा अपक्षय देखा। अपक्षय का पूरा अगर आप एक नोट्स बना लेंगे तो काफी मदद होगी सारे के सारे पॉइंट्स को जानने में। पहले 3 टाइप के अपक्षय लिखिए, फिर हर एक के अंदर उसके कारक या उसके प्रकार वो लिखिए, और अपक्षय के जो प्रभाव है वो। तो इस तरह से आपका ये क्लास आज यहीं पे खत्म होता है। लेकिन आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए जरूर, अदरवाइज ये क्लास कंप्लीट नहीं होगा बिना आप लोगों के देखने से। हमारी ये कोशिश रहेगी कि और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्लास हम बना सके, कर सके। कीप वॉचिंग। थैंक यू।